नए नए लोग अभी जुड़े और इतने अच्छे जो विमर्श हुए, ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग आगे बढ़कर इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए खुलकर सामने आ रहे हैं। क्योंकि अभी का जो संक्रमण का दौर है, जिस दौर में दो तरह की तीन पीढ़ियां एक साथ तीन विचारधाराओं के साथ चल रही हैं। एक पीढ़ी जो बुजुर्गों की है, वह गांव में रह रहे हैं, वो अपनी जड़ से जुड़े हुए हैं। दूसरी पीढ़ी जो जड़ से भी जुड़े हुए हैं और शहरों में रहकर अपने जीवन यापन के भी काम कर रहे हैं। और तीसरी पीढ़ी है जो बिल्कुल आधुनिक ढंग से अपना जीवन यापन कर रही है और बिल्कुल आधुनिक स्वरूप में उन्हें सारी संसाधन भी मिल रहे हैं, सामग्री भी मिल रही है, और हम लोग चाह भी रहे हैं कि बच्चे को बेहतर से बेहतर मिले। साथ ही साथ अभी डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, तो उसमें और ज्यादा हम लोग भी उनको परिपक्वता की ओर बढ़ाने के लिए अग्रसर हैं। तो हम चाहते हैं कि, और चाहना हमारा अच्छा भी है, जरूरी भी है, आवश्यक भी है, क्योंकि जैसा कि अभी राहुल जी ने कहा कि परिवर्तनशील समाज है, परिवर्तन होता रहता है, संस्कारों की, नैतिकताओं की, चीजों की जो परिवर्तन है वह होता रहता है। और परिवर्तनशील अवधारणा है नैतिक संहिता, तो वो परिवर्तन होगा, उसमें हम जो वर्तमान की चीजें हैं उसको लेकर चलना ही चलना पड़ेगा। तो उन अवधारणाओं को हमें लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह तीन तरह की धाराओं को एक साथ जोड़कर अभी समाज में हमें नैतिकता की बात करनी है। हम तीनों को काट कर नहीं चल सकते। न ही हम जो माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे बाहर पढ़ें और फिर यहाँ आकर जॉब करें, यहाँ आकर मेरे साथ रहें, उनको भी हम, उनकी भी अवधारणा को हम नहीं छोड़ सकते, वो अपनी जगह पर सही है। न ही उन बच्चों को हम छोड़ सकते हैं जो जहाँ गए हैं वहाँ अपने आप को ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ाने की संभावनाएं देखते हैं, तो वहाँ वो रहना चाहते हैं, उनको भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। और जो बीच के हैं, जो चाहते हैं कि उधर भी रहे इधर भी रहे, उनको भी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनके भी अपनी बहुत सारी संकल्पनाएं हैं, अवधारणाएं, बहुत सारी व्यवस्थाओं के बीच, बहुत संघर्षों के बीच वो भी आगे बढ़े हैं। तो वो अगर वो अपने बच्चों के लिए कोई कल्पना करते हैं, कोई सपना स्वप्न देखते हैं, तो कहीं से भी गलत नहीं है। तो फिर लेकिन हमारे समाज में समस्याएं तो हैं, हिंसाएं बढ़ रही हैं, महिलाओं के प्रति जो असंवेदनशीलता है वह बढ़ रही है। भारतीय समाज की ये यथार्थ है, जो सच्चाई है। 3 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, सच है। मॉब लिंचिंग हो रहे हैं, भीड़ के द्वारा लोगों को मारा जा रहा है, हिंसा बढ़ रही है, वह घरेलू हिंसा बढ़ रही है। अभी भी रिपोर्ट आया है कि लॉकडाउन में घरेलू हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ी है, महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, जो सच है और ये रिकॉर्ड में है, कोई हम लोग हवा में बात नहीं कर रहे हैं। तो हमें इन सब चीजों को भी देखना पड़ेगा। और अगर हिंसा आ रही है तो कहीं न कहीं से नैतिकता का अभाव हम देखेंगे। हम परिस्थिति जन्य कारणों पर नैतिकता, परिस्थिति जन्य कारणों पर हम हिंसा को नहीं छोड़ सकते हैं। बिल्कुल वह नैतिकता से जुड़ी हुई बातों को ही लेकर हमें चलना। ये दोनों ही तीनों परिस्थितियां हमारे सामने हैं। नैतिकता समाप्त हो रही है। जब मैंने विषय चुना था तो हमारे पास, हम उससे पहले एक दूसरे विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आज की जो जीवन शैली है वह सुव्यवस्थित नहीं है। यह हमारा पहला विषय था जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन मैंने फिर कहा कि कुछ ऐसी ज्वलंत चीजों को सामने लाया जाए जिस पर कि सही मायने में समाज की तस्वीर सामने आए। और तब हम लोगों ने इस विषय को सामने लाया कि नैतिकता से जोड़कर जब हम समाज को देखेंगे तो वास्तविक स्थिति सामने आएगी। अब चीजें एकदम पारदर्शी स्वरूप में हमारे सामने है। हमें इसका निदान, बिल्कुल अनैतिक स्थिति भी है, यानी कि हरासमेंट हुआ है, हरास हो रहा है, कमी आई है नैतिकता में, हिंसा में बढ़ावा आया है, ये भी परिस्थितियां हैं। युवा पीढ़ी हमारे थोड़े पथभ्रष्ट हुए हैं, वहां पर नशाखोरी बढ़ा है, उनकी अपनी मनमानी बढ़ी है, उनका जो विवाह संस्था है हमारा, उसके प्रति उनका आकर्षण घटा है, हमारी जो परंपरागत चीजें हैं उनके प्रति उनका आकर्षण घटा है, ऐसी चीजें
हुई हैं सामने में। तो इसका निदान क्या है? हमें यह सोचना है कि इसका निदान क्या है। इस विषय को जो सामने लाने का मूल मुद्दा यही था कि हम इसका निदान ढूंढें। तो एक निदान के रूप में सामने आया कि शिक्षा संस्थानों से हम इस व्यवस्था को जोड़ें, धार्मिक किताबों को, गीता को। राजीव जी ने बहुत पसंद किया इस बात को कि जब यह चर्चा आई कि जोड़ा जाए शिक्षा के क्षेत्र से गीता को, पुराण को, इनके अध्ययन को जोड़ा जाए, तो यह बहुत अच्छी बात है। और ऐसी बात नहीं है, इंदु जी ने जोड़ा कि धर्म शिक्षा की पढ़ाई होती है। जिस स्कूल से इंदु जी जुड़ी हुई है, पटना के सबसे बड़े स्कूल सन जोसफ कॉन्वेंट से जुड़ी हुई हैं, जिसका इतिहास 150 साल पुराना है, 150 नहीं 170 साल पुराना हो गया है। उस स्कूल से वो जुड़ी हुई है और वहाँ पर धर्म शिक्षा की पढ़ाई होती है। वैल्यू एजुकेशन की पुस्तक है वहाँ, लेकिन क्या पढ़ाई होती है उस स्कूल में? मैंने भी पढ़ाया। और पढ़ाई क्या होती है? तो पुस्तकों पे जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर करवा दिया जाता है, शिक्षिका लिखवा देती है, बच्चे रट जाते हैं, परीक्षा में आंसर दे देते हैं, लेकिन उनके मूलभूत क्या है, उसकी सूक्ष्म चीजें क्या है, बच्चे नहीं समझ जी, पाते हैं। शब्दों तक का सही ज्ञान बात है। बच्चों को नहीं होता है। यह स्थिति है। तो सिर्फ शिक्षा से अगर हम चीजों को जोड़ देंगे, मात्र गीता हम पाठ्यक्रम में डाल देंगे, तो गीता को पढ़ाने वाले शिक्षक कौन है? क्या खुद वो शिक्षक गीता के बिल्कुल। मूल चीजों को समझते हैं? क्या वह जो पढ़ाएंगे वह उसके मूल तत्वों को अपने अंदर धारण उन्होंने किया है जो पढ़ाएंगे? क्योंकि अध्यात्म की पढ़ाई, धर्म की पढ़ाई बिल्कुल पाठ्यक्रम कोर्स के जो सामान्य पाठ्यक्रम है कि 2+2 2 और 2 जोड़ दिए तो 4 होगा, वैसी नहीं होती है। वहाँ की पढ़ाई बिल्कुल अलग होती है। उसमें बिल्कुल आपके अंदर अगर वो संस्कार है तो आप उतने सूक्ष्म रूप में उन्हें दे पाएंगे, उनके शब्दों को समझ पाएंगे, उनके अक्षरों को, उनके श्लोकों को, उनके जो भाव विचार हैं उसको तब समझ पाएंगे। तो क्या पहले शिक्षक तैयार है पाठ्यक्रम में डालने से पूर्व? क्या हमारी उतनी तैयारी है? एक तो यह मूल प्रश्न है। दूसरा जो प्रश्न है कि आया था एक कि घर से शुरू की जाए। सभी लोगों ने बोला कि घर से संस्कार शुरू किया जाए, घर से। आज जो प्रतिस्पर्धा का दौर है और जिस दौर में हमें compete करना है बच्चे को आगे, हम आर्थिक उन्नति की बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि नैतिकता का जामा पहन कर तुम घर में रहो, तुम इस तरीके से करो और प्रतिस्पर्धा में मत जाओ। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। हम यथार्थ को देखें, सच्चाई को देखें, तो हमें उस प्रतिस्पर्धा में बच्चों को डालना हमारी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उसे भी जीवन यापन आगे करना है, उसे भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। तो हमें वहां पर, ठीक है, कुछ नैतिक बातों की बात अलग है कि छोटी छोटी बातों को हम ध्यान रखेंगे, लेकिन मूलभूत बातें जो है वह प्रतिस्पर्धा में उसे लेकर ही जाएंगे। और जब उस, जैसा कि दीदी ने कहा, पद्मा दीदी ने कहा कि यह होंगी ही, क्योंकि वो परिस्थितियां सामने आएंगी, तो भाई प्रतिस्पर्धा में जाएंगे तो परिस्थितियां आएंगी। एक तरफ हम घर में कुछ और बताएं और वहां कुछ और बताएं तो नहीं चलेगी। तो निदान क्या है? आखिर निदान क्या है? गांधी जी ने बहुत अच्छा लाया था एक उनकी बुनियादी शिक्षा, जिसमें कि अहिंसक अर्थव्यवस्था की बात थी। अहिंसक अर्थव्यवस्था हमें अपने यहाँ स्थापित करना पड़ेगा। जब नैतिकता, अनैतिकता की बात आती है तो हिंसा की बात आती है। बहुत एकदम सूक्ष्म बातों को लेकर हम लोगों को चलना पड़ेगा कि हम जब अनैतिक होते हैं तो हम हिंसक होते हैं, और जब हम नैतिक होते हैं तो हम अहिंसक होते हैं। अगर हम अहिंसक अर्थव्यवस्था की स्थापना की परिकल्पना जो गांधी जी ने कभी की थी, विवेकानंद ने की थी, उस परिकल्पना को लेकर अगर हम चलें तो निश्चित हम सफल होंगे। तो यह अहिंसक अर्थव्यवस्था क्या है? अहिंसक अर्थव्यवस्था यह है कि जितनी हमें जरूरत हो उतने के लिए हम कमाने को आगे बढ़ें। हम अंधी दौड़ में नहीं भागें। हम एक निर्धारित सीमा निर्धारित करें कि हमें हमारे बच्चे को कितने की जरूरत है। अगर हमें हमारे बच्चे को गांव में बुलाकर ही
रखना है, हमें अपने साथ ही रखना है, तो उसकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ से ही हम वैसी दें जिसमें क्या, और अगर वैसी शिक्षा दीक्षा की हम योजना बनाएंगे तो निश्चित उसमें बहुत खर्चीला नहीं होगा, और योजनाबद्ध ढंग से अपने साथ रखकर पढ़ाकर और यहाँ के लिए तैयार कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि विदेशों में पढ़कर ही वो यहाँ आकर हमारे गांव में काम करे। अगर उसे हमें खेती ही करवाना है तो हम प्रारंभ से ही खेती की शिक्षा देते हुए अन्य शिक्षा को दे सकते हैं। तो हमें यह योजना अपने अभिभावक को ऐसी मानसिकता बनानी पड़ेगी, उनको ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी। तो धीरे 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 स्थितियां, नैतिक जो हमारे अंदर की नैतिकता खत्म हो रही है वह स्थापित होने लगेगी। जो वैल्यू बच्चे समझने लगेंगे, मूल्य समझने लगेंगे कि शिक्षा का मूल्य क्या है, संबंधों का मूल्य क्या है, आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है, जॉब जो काम करना है उसका मूल्य क्या है, रोजगार का मूल्य क्या है। अभी देखिए कोरोना के चलते जितने भी लोग वापस गांव आ रहे हैं और उस गांव में आखिर तो उनको काम मिल रहा है, तो पहले क्यों हम बाहर गए? बिल्कुल। किसी भी स्तर पे शिक्षा को ही लेकर नहीं, हम मजदूरी के रूप में मजदूरी करने भी बाहर की ओर भाग रहे हैं। उसी खेत में हम बाहर काम कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? जब मैं गांव में काम कर रही थी, मेरा कई शोध गांव के मजदूरों पर है, तो जब मैं वहां काम कर रही थी, उन लोगों से जब मैं ये पूछी, और मैं हिमाचल में गई थी तो वहां भी हमारे शहर के बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे, तो मैं उन लोगों से भी बात की कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? तो क्यों आए हैं भाई? क्योंकि हम अपने जगह में, महिलाएं कहीं कि हम अपने जगह में यह काम नहीं कर सकते, क्योंकि परिवार वाले कहेंगे कि इतना छोटा काम ये लोग करता है। मान से जोड़ कर देखना, काम का छोटा मानना, अपने क्षेत्र में उस काम को नहीं करना क्योंकि वह काम छोटा है, यह सब जो भाव है, इन सब भाव के कारण भी बहुत सारी समस्याएं और नैतिकता की, क्योंकि हम झूठ बोलेंगे। हम बहुत सारे लोग जो बाहर काम कर रहे होते हैं अपने यहाँ झूठ बोलते हैं हाँ। कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं इतनी बड़े काम कर रहा हूँ, मैं इस कंपनी में हूँ, और पता चलता है कि 90 लड़कियों की शादी में जब पता लगाने जाइए तो 90% झूठ निकल आता है। जी। तो ये झूठ का जो बीजारोपण हम करते हैं, इनसे हमें ऊपर निकलना पड़ेगा, इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। और ये कैसे होगा? तो यह अहिंसक अर्थव्यवस्था और समाज में समरसता की भाव, हमें हर किसी को अच्छे दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। जी। छोटा काम और बड़ा काम नहीं कोई होता है। तो अगर एक पंडित जी आके मंत्र पढ़ दिए तो वो बहुत बड़े पुजारी हो गए, हम पैर छू के स्पर्श कर रहे हैं। और एक खेत में काम करने वाला मजदूर इतने अनाज उपजा दिया तो उसको हम एक लोटा पानी देने में भी हाँ हाँ, हिचकते हैं, अलग से सच में। उसके लिए हम बर्तन रखते हैं। तो वाह। यह जो सामाजिक विभेदीकरण है, इसको भी खत्म करना पड़ेगा, तब बहुत सही। हमारी नैतिकता स्थापित होगी। तो इन बिल्कुल। सारी बातों को हमको बहुत सूक्ष्म रूप से समझना और देखना पड़ेगा। बच्चों को जो प्रतिस्पर्धा में हम डाल देते हैं, मैं कार्यक्रम करती हूँ तो मैं योग्यता संवर्धन करती हूँ, मैं कभी नहीं कहती हूँ कि किसी प्रतियोगिता में बच्चे आ रहे हैं। एक शब्द से प्रतियोगिता शब्द और एक योग्यता संवर्धन, ये दोनों शब्दों से बिल्कुल विपरीत भाव विचार बच्चों में आ जाते हैं। बच्चे को जब बताती हूँ कि योग्यता संवर्धन है, आनंद से भर जाते हैं, और प्रतियोगिता की बात आती है तो वो तनाव से भर जाते हैं। मैम कब रिजल्ट आएगा, कौन फर्स्ट करेगा, कब फर्स्ट करेंगे, कब आएगा। लेकिन जैसे ही यह बोलते हैं कि बेटा यह प्रतियोगिता नहीं है, योग्यता का संबंध है, आप योग्यता को बढ़ाइए, फिर कोई प्रश्न उन लोगों का नहीं रहता है। फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, सब आनंद मग्न रहते हैं। तो यह जो प्रतिस्पर्धा का भाव हमने हर चीज में बच्चों का भर दिया है, कुछ जगहों पर हम इससे उसे अलग भी कर सकते हैं। कहीं प्रतिस्पर्धा सही है, मगर बहुत आज ही हमारे घर में बात हो रही थी, हमारे बेटों के बारे में बात हो रही थी कि उसे नेट का एग्जाम देना है, और फिर अदर दूसरे कंपटीशन की बात हुई। तो मैंने कहा कि वो कंपटीशन में नहीं जाएगा, तो बोले कि नेट की परीक्षा तो देगा। मैंने नेट की परीक्षा कंपटीशन नहीं है, नेट की जो परीक्षा है वह लेक्चरशिप के लिए अपनी योग्यता को दर्शाना है,
सब बिल्कुल। अपनी अपनी योग्यता दर्शाते हैं और अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से वो अंक पाकर वहां स्थान पा लेते हैं। वहां किसी को किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, हुँ, अपने आप को उन्नत बनाना है। तो यह भाव हमें बच्चों में भरना पड़ेगा, यह भाव हमें दिखाना पड़ेगा। हमें शब्दों के अंतर, हमें प्रतिस्पर्धा के अंतर उन्हें समझाने पड़ेंगे, तभी वह तनाव से नहीं भरेंगे और फिर वह आनंद में रहेंगे, खुशी में रहेंगे। और आनंद और खुशी ही नैतिकता की प्रथम पाठशाला होती है। जैसे ही वो उसमें जाएंगे, उनके अंदर सभी के लिए सम्मान, सभी के लिए प्रेम, सभी के लिए एक समरसता के भाव उत्पन्न होंगे। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। और यह जब भाव उत्पन्न होगा तो अपने आप संपूर्णता हो जाएगी। तो बिल्कुल। हमें उस जगह पर, उस स्तर पर अपने भाव को, अपने विचार को लेकर जाना है। जो अभी संचार क्रांति की, जो हम लोग घर बैठे आपस में इस तरीके से मिल रहे हैं, तो इसका भी लाभ बच्चों को दिया जा रहा है। तो बच्चों को भी कुछ ऐसे कार्यक्रम हो, घर बैठे बैठे कार्यक्रम होते हैं, पता लगाएं, बच्चों को ऐसे संस्कार के कार्यक्रम से जोड़ें। अभी मैं एक कार्यक्रम बच्चों के लिए मैं करने जा रही थी, न्यास योग का, मंगल और बुधवार को। वहां जहां पेंटिंग का कंपटीशन था, अभिभावक दौड़ दौड़ कर सैकड़ों बच्चों को शामिल करवाए और इस कार्यक्रम के लिए वही बच्चे नहीं आए। क्यों पेरेंट्स ध्यान नहीं देते कि जब यहाँ भी निःशुल्क है, वहां भी निःशुल्क है, तो हम यह क्यों नहीं करते कि बच्चों को बैठाए, तो बच्चों को देखें, हम भी बैठ जाएं बच्चों के साथ और देखें कि क्या नैतिक शिक्षा मिल रही है। दो शब्द ही मिले उन्हें, तो कुछ तो वो सीखेंगे, बिल्कुल। कुछ तो वो पाएंगे। तो हम बच्चों को आगे बढ़ाएं, हम सभी चीज को नकारा नहीं समझ लें, सभी चीज। तो यह भी हमारी जिम्मेदारी बनती है और तीनों स्तर पर जोड़ना होगा। बुजुर्ग और जो युवा पीढ़ी है और बच्चे, तीनों को मिलकर एक साथ काम करना होगा। तो आप लोग यहाँ आए और आप लोग इतनी गंभीर बातों पर विमर्श किया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।